सलोनी बहुत ही सीधी और भगवान को मानने वाली थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसकी सीधेपन का फायदा उठाती थी और उस पर बड़े अत्याचार करती थी। जरा सी चूक हो जाने पर उसकी खूब पिटाई करती। अरे सुनते हो, कोई लूला लंगड़ा देख इसकी शादी तय करो और इसे इस घर से बाहर का रास्ता दिखाओ। सलोनी के पिता जानते थे कि मीना एक चांडाल औरत है, इसलिए वो एक अच्छा घर देख सलोनी की शादी कर देते हैं। लेकिन वहां भी सलोनी से जलने वालों की कमी नहीं थी। सलोनी की ननद निकिता उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सलोनी, बात तो सुनो जरा। जी कहिए। आज शाम को मेरे बॉस खाने पर आ रहे हैं। ध्यान रहे उनकी खातिरदारी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी आपने कह दिया, बिल्कुल वैसा ही होगा। शाम को सलोनी जैसे ही गैस पर खाना चढ़ाकर वहां से जाती है अभी इसके खाने का स्वाद बढ़ाती हूँ। निकिता गैस की आंच तेज कर देती है। थोड़ी देर में देखते ही देखते सारा खाना जल जाता है और पूरे रसोई घर में चारों तरफ धुआं फैल जाता है। अब आएगा मजा। माँ जल्दी आओ, यहाँ देखो सलोनी ने किचन में आग लगा दी। अरे तेरा सत्यानाश हो, कल मुही तूने ये क्या कर दिया? सलोनी की सास उसे बहुत डांट फटकार लगाती है। तभी मोहन अपने बॉस के साथ घर में प्रवेश करता है। अरे भाई मोहन, ये क्या तुम्हारे घर का क्या हाल हो रखा है? लगता है खाना जल गया है। चलो खाने का प्रोग्राम कैंसिल करो, मैं अपने घर जाके खा लूंगा। सर दरअसल सर मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, घरों में ये छोटी मोटी बातें होती रहती है। मैं समझ सकता हूँ, फिक्र मत करो, मैं नाराज नहीं हूँ और इस बात का तुम्हारे प्रमोशन पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। चलो अब चलता हूँ मैं। बॉस के जाते ही मोहन सलोनी पर भड़क उठता है और उसे खूब खरी खोटी सुनाता है। भगवान, मेरी माँ तो कहती थी कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, फिर मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? आखिर मेरी गलती क्या है? तभी आकाशवाणी होती है। बेटी, अब तुम्हें कोई दुख नहीं दे पाएगा। तुम्हारा बुरा सोचने वाले की मन की सारी बातें तुम पहले ही जान जाओगी। अगले दिन सलोनी निकिता को चाय देने उसके कमरे में जाती है। तब निकिता के मन में कुछ बातें चल रही थी। कल तो मैंने सिर्फ खाना जलाया था, अब तू देखती जा सलोनी, तेरा इस घर में जीना हराम कर दूंगी। अच्छा, तो ये बात है, अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद, सलोनी, मेरे कपड़े जल्दी से प्रेस कर दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। सलोनी मोहन के कपड़ों के पास प्रेस गर्म होने के लिए रख देती है और अपने कमरे में चली जाती है। तभी हॉल में निकिता आती है। सलोनी चुपके से उसे देख रही होती है। आज अगर मैंने ये कपड़े जला दिए तब तो पक्का मेरा भाई इस सलोनी की बच्ची को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगा। अरे तू क्या मुझे निकलवाएगी? महादेव है मेरे साथ। ठहर जा निकिता, आज तो तेरी खैर नहीं। सलोनी अपने पति मोहन को बुला लाती है और निकिता की सारी करतूत दिखाने लगती है। निकिता गर्म प्रेस मोहन के कपड़ों पर रखकर अपने कमरे में चली जाती है। मेरी बहन इतनी बड़ी चालबाज निकलेगी, मैंने तो सोचा ही नहीं था। मुझे माफ कर दो सलोनी, मैं तुम्हें गलत समझ रहा था। मोहन निकिता को बुलाकर उसे खूब डांट फटकार लगाता है। उस दिन के बाद से सलोनी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। सलोनी हर किसी के मन की बात सुन लेती थी। दूसरी तरफ निकिता का कोई भी दांव सलोनी पर नहीं चलता था और आखिरकार वो भी सलोनी के आगे घुटने टेक देती है। फिर एक दिन सलोनी की सास की सहेली ममता अपनी बहू कविता के साथ वहां आती है। कविता मन ही मन कहती है, अरे ये बुढ़िया पागल है जो मुझे यहाँ लेके आ गई। कहाँ मैं अपनी किटी पार्टी छोड़ के इसके साथ यहाँ मरने आ गई। पता नहीं कब तक इसे झेलना पड़ेगा। अरे ये जल्दी मरे और इसकी सारी जायदाद मेरे नाम हो जाए।
सलोनी कविता की सारी बातें सुन लेती है। अरे कविता, तुम अपनी सास की जायदाद के लिए उन्हें झेल रही हो और उनके मरने का इंतजार कर रही हो। ये तो गलत बात है। सलोनी की बात सुनकर कविता बिना देर किए कहती है, अरे ये तुमने कैसे सुन लिया? ये सारी बातें तो मैं अपने मन से बोल रही थी। तुमने कैसे सुन लिया? बस फिर क्या था। ये सुनते ही कविता के बगल में बैठी उसकी सास उसकी चोटी पकड़ लेती है। क्यों रे कलमुही, तू मेरे बारे में ये सब सोचती है? मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। बड़ी आई मेरी जायदाद लेने वाली, मैं आज ही अपने वकील को बुलाकर सब कुछ छोटी बहू के नाम कर देती हूँ। चल घर चल, आज तेरी अच्छी खबर लेते हूँ। इस तरह सलोनी लोगों के मन की बातें सुन लेती थी, लेकिन धीरे धीरे सलोनी को एहसास होता है कि उसके आसपास के सारे लोग एक दिखावे की जिंदगी जीते हैं और सब एक दूसरे के बारे में बुरा ही सोचते हैं। हे भगवान, दुनिया में कैसे लोग हैं? सबके मन छल कपट से भरे हैं। मैं तो लोगों के मन की बातें सुन सुनकर तंग आ चुकी हूँ। मैं अपनी जिंदगी में अब बहुत खुश हूँ। अब आप मुझसे ये शक्ति वापस ले लीजिए भगवान। इस तरह भगवान सलोनी को दी हुई शक्ति वापस ले लेते हैं और सलोनी एक आम जिंदगी जीने लगती है। दुर्गा नदी के किनारे बसा एक गांव फूलपुर। गांव में कुछ 100-150 लोग रहते थे। अंजलि, जो कि पास ही के जिले में रहती थी और 12वीं पास कर चुकी थी, उसके पिताजी ने बेटी को जल्दी विदा करने के लिए उसकी शादी फूलपुर गांव के मुकेश से करवा दी थी। मुकेश कभी स्कूल नहीं गया था और इस कारण वो पढ़ा लिखा नहीं था और बाकी गांव वालों की हालत भी मुकेश जैसी ही थी। मुकेश के घर में उसके माता पिता भी रहते थे। सासू माँ, मैं बाहर मंदिर तक जा रही हूँ, आधे घंटे में आ जाऊंगी। अरे अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप जाके रसोई में रात के खाने की तैयारी करो। और ये घूंघट क्यों हटा लिया है तुमने? क्या पता नहीं कि इस गांव में औरतें बिना घूंघट के नहीं रहती? रात में अंजलि छत पर जाकर अपनी मम्मी से बात कर रही होती है। तभी गांव की 3-4 औरतें उसे देख लेती है और दरवाजे पर आकर उसकी सास से शिकायत करने लगती है। और क्या हुआ? अरे छत पे तो देखो, आपकी बहू मटक मटक के किसी से फोन पर बात कर रही है। दिन भर फोन पे लगी रहती है। अरे कल तो मंदिर के पास वो क्या कहते हैं, सेल्फी ले रही थी। शहर की बहू रखना अच्छा शान की बात है, पर देखना इसके लक्षण से ये तो तुम्हारे परिवार को बदनाम ना कर दे। ये पहली बार नहीं था जब सास से गांव के लोगों ने अंजलि की बुराई या शिकायत नहीं की हो। अब तो ये रोज की बात थी। अंजलि ये सब सुन लेती है। जब वो नीचे जाती है तो मुकेश भी वहां आ जाता है। सास कहती है, बेटा, लोग घर आकर शिकायत करने लगे हैं बहू के कामों की, देख लो। पति हो, संयम से रखो इसे। माँ जी, मैं तो अपनी माँ से बात कर रही थी क्योंकि यहाँ कोई बात करने लायक ही नहीं है और अब मैं माँ के पास ही रहूंगी। वहाँ क्या रहना, वहाँ बाहर के लोग तो ठीक है पर घर के लोग भी इज्जत ना दे सके। अरे नहीं नहीं अंजलि, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। अरे बस कुछ बोलना ही नहीं है, सर पे चढ़ा रखा है बहू को। सास मुकेश की नरम बात सुन के वहां से मुंह चढ़ाकर चली जाती है। मैं तो कहती हूँ हम दोनों शहर चले जाते हैं। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे वहाँ नौकरी भी मिल जाएगी और थोड़े दिनों में आप भी वहाँ कुछ काम ढूंढ लेना। अरे नहीं नहीं अंजलि, हम यहाँ ना गांव का खेत, माँ पिताजी को छोड़कर शहर नहीं जा सकते। माँ पिताजी को कैसा लगेगा और गांव वाले क्या सोचेंगे? ये कहकर मुकेश सोने चला जाता है और अंजलि की गांव वालों द्वारा बुराई का सिलसिला बहुत दिनों तक चलता ही रहता है। लेकिन अंजलि गुस्सा ना दिखाते हुए समझदारी से काम लेती है। बारिश का मौसम चालू हो जाता है। जोरदार बारिश से पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। दुर्गा नदी में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ का पानी पूरे गांव की फसल तबाह कर देता है।
फसल की ये हालत देखकर गांव वाले निराश हो जाते हैं और बात तो यहाँ तक पहुँच जाती है कि कुछ लोग तो अंजलि को इस सब का दोषी ठहरा देते हैं। अरे पूरी फसल तबाह हो गई, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। अरे जब से चौधरी परिवार में ये शहर की बहू आई है ना, तब से ही गांव की शांति चली गई है। इसके कर्म कांड से माँ दुर्गा नदी भी खुश नहीं है। ये सब सुनकर बेचारी अंजलि रोते हुए अपने घर चली जाती है। कुछ दिन बाद सभी गांव वाले अपनी फसल का मुआवजा लेकर अपने अपने घर आते हैं। मुकेश भी 1500 लेकर आता है। अंजलि को जब पासबुक दिखाता है तो अंजलि हैरान हो जाती है। अरे ये पासबुक में तो उन्होंने 4000 की एंट्री करी है और आपको सिर्फ 1500 दिए। सच में? अरे वो सरकारी अफसर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। सरकार की तरफ से हमें 4000 मिले हैं, लेकिन बाकी का सारा पैसा खुद ही खा रहे हैं। आप लोग के अनपढ़ होने का फायदा उठा रहे हैं। ये सब सुनकर मुकेश परेशान हो जाता है, लेकिन अंजलि उसे हिम्मत से काम लेने को कहती है और सुबह होते ही मुकेश को पंचायत कार्यालय ले जाती है और साथ में गांव के और लोगों को भी। आप सरकारी बाबू क्या गांव के लोगों को बेवकूफ समझते हैं? आपको क्या लगता है ये पढ़े लिखे नहीं है तो आप कुछ भी मनमानी करेंगे? ये बेचारे दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, ये हमारे अन्नदाता हैं और आप इनके साथ ऐसा धोखा करते हैं। अरे क्या बके जा रही है ये लड़की, किस धोखे की बात कर रही है? अपने कांड करके नदी माँ को नाराज करके हमारा नुकसान करके इसे चैन नहीं मिला क्या? सरपंच जी, इन सरकारी बाबू ने मुझे बेवकूफ बनाया है और मेरे हिस्से के पैसे खुद चट कर गए। बस ये सुनते ही सरपंच वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। पता चलता है कि जनपद अधिकारियों ने गांव के सरपंच के साथ मिलकर सबके साथ धोखा किया है। सब लोगों का विरोध शुरू हो जाता है और आखिर में अधिकारी सब गांव वालों के हिस्सों के बचे हुए पैसे उन्हें लौटा देते हैं और कई दिन तक सरपंच गांव में लौटता ही नहीं। अंजलि, तुम नहीं होती तो हम गांव वालों को तो पता ही नहीं चलता कि ये हमें हर बार बेवकूफ बनाते हैं। हाँ हाँ अंजलि बेटी, हमें माफ कर दो। हम सब तुम्हें बुरा भला कहते रहे, लेकिन तुमने ही आज हमें बेवकूफ बनाने से बचाया है। हमें तुम पर गर्व है बेटी। अब समझ आया कि सरपंच तुमसे नहीं, तुम्हारे पढ़े लिखे होने से नफरत करता था। क्यों ना इस बार हम अंजलि को ही सरपंच पद के लिए चुन ले? क्या कहते हो गांव वालों? पढ़ी लिखी सरपंच। बस पूरा गांव अंजलि के लिए ताली बजाता है और अंजलि की सास उसे खुशी से गले लगा लेती है। गूंगी बहू अंधी सास। एक परिवार में 5 लोग थे। ओम प्रकाश, उनकी पत्नी सुमित्रा, बहू भावना, बेटा राहुल और एक थी उनकी बेटी प्रियंका। वैसे तो ओम प्रकाश और सुमित्रा के घर में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन सुमित्रा की एक आदत थी। घर में कुछ भी गलत या सही हो तो वो किसी से कुछ नहीं कहती और भावना स्वभाव की इतनी सीधी सादी थी कि अगर कोई उसके साथ गलत भी करता तो भी वो उसे कुछ नहीं कह पाती। इसी के चलते प्रियंका और राहुल घर में मनमानी चलाते रहते, क्योंकि घर को संभालने वाली औरतें इस तरह से रहती थी जैसे वो गूंगी और अंधी हो। माँ, मैं अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर जा रही हूँ। ठीक है बेटा, चली जाओ। और मुझे आने में रात हो जाएगी, देर से ही आऊंगी मैं। अच्छा कोई बात नहीं बेटा। अरे भावना, तुमको एक बार में समझ में नहीं आता क्या? नाश्ते में फिर से पराठे बना के रख दिए। कितनी बार तुमसे कहा है कि मेरे लिए ढंग का नाश्ता बनाया करो। ठीक है जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे ये बहू से किस तरह से बात कर रहे हो तुम राहुल? अरे तो और क्या करूं पापा, इसको कही बात एक बार में समझ में ही नहीं आती। सुमित्रा, तुम अपने बेटे को समझाती क्यों नहीं? बहू से बात करने का ये क्या तरीका है? अरे जिसकी जैसी मर्जी आए करो, मुझे क्या। भावना बेटा, तुम भी तो कभी कुछ कहा करो। इस तरह क्यों सबकी बातें सुनती रहती हो? कोई बात नहीं पापा जी, सब ठीक है। रात को काफी देर तक प्रियंका घर नहीं आती और जब वापस लौट कर आती है तो एक लड़की के साथ बाइक पर बैठकर सुमित्रा और भावना दोनों ही प्रियंका को लड़की के साथ देख लेते हैं। आज तो जोर से डांट पड़ने वाली है, लेकिन मैं डर क्यों रही हूँ? माँ तो सब कुछ देखकर भी अंधी बनी रहती है। और रही बात भाभी की, वो किसी को कुछ नहीं बताने वाली।
कहने को भगवान ने आवाज दी है, लेकिन गूंगी है गूंगी। अरे प्रियंका बेटा, इतनी रात को कॉलेज से लौट कर आ रही हो? कहाँ गई थी तुम? पापा वो सहेली के घर पर थी, पढ़ाई करने के लिए रुक गई थी। अच्छा ठीक है, जाओ अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। सुमित्रा ने अपनी बेटी को एक लड़की के साथ इतनी रात को आते देखकर भी उससे कुछ नहीं कहा और भावना ने भी इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की। कुछ दिनों के बाद मामा जी का फोन आया था। उन्होंने प्रियंका के लिए कोई रिश्ता ढूंढा है। लड़के वाले उसे देखने आ रहे हैं। अरे मुझे नहीं करनी शादी वादी, किसी लड़की को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम क्या कर रही हो प्रियंका बेटा? तुम्हारी शादी की उम्र हो चली है और तुम्हारे मामा जी ने बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। पापा अब जिद क्यों कर रहे हैं? और आप क्यों मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कराना चाहते हैं? अरे माँ, इसको समझाइए ना। आपकी बेटी, आप तो बस चुपचाप सब कुछ होते हुए भी देखती रहती हैं। अरे तो क्या कहूँ, और मेरे कहने से क्या हो जाएगा? वैसे भी गलत क्या हो रहा है, सब कुछ सही तो है। भावना बहू, देखो तो प्रियंका हमारी बात नहीं समझेगी, लेकिन वो तुम्हारी हम उम्र है। क्या पता तुम्हारे कहने से उसे कुछ समझ में आ जाए। नहीं पापा जी, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मैं प्रियंका को कैसे समझा सकती हूँ? वो ननद है मेरी, कहीं मेरी किसी बात का बुरा मान गई तो? सुमित्रा और भावना में से कोई भी प्रियंका को कुछ नहीं समझाता। इस बात से राहुल और ओम प्रकाश जी दोनों ही परेशान हो जाते हैं। और फिर जब लड़का प्रियंका को देखने के लिए आता है, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। देखो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, और ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए अच्छा रहेगा। अरे तो फिर आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों? माफ कर दो बेटा, वो हमारी बेटी जरा गुस्से में है। हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, देखिए आप नाराज मत होइए, वो तो उसने बस ऐसे ही कह दिया होगा। अरे कोई ऐसे ही कुछ कहता है क्या? और ये आपकी पत्नी और माँ, ये दोनों इस तरह चुपचाप क्यों बैठे हैं, जैसे इस घर के मेंबर ही ना हो? आपके घर में सब कुछ ठीक तो है ना? अरे सब कुछ ठीक है बेटा। सुमित्रा, समझाओ ना अपनी बेटी को। अरे क्या समझाऊं, क्या होगा समझाने से? सब ठीक ही तो हो रहा है, गलत क्या हो रहा है? भावना, प्रियंका को अंदर लेकर जाओ और उससे समझाओ कि कितना अच्छा रिश्ता है। इतना अच्छा लड़का है, इस तरह से बिहेव ना करे। नहीं जी, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती जी। अरे अजीब परिवार है, मुझे तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। इस तरह से तो आप। रोशनपुर नाम के गांव में चंदा और शांति नाम की जिठानी और देवरानी रहती थी। चंदा का पति बहुत पैसे वाला था, उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, और उसके विपरीत शांति का पति बहुत ही गरीब और नशेड़ी था। शांति चंदा के घर में काम करके अपना घर चलाती थी। भाभी, घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर आप थोड़ा खाना दे पाए तो बहुत मेहरबानी होगी। मुझे जो भी पैसे मिलते हैं वो तो आपके देवर नशे में उड़ा देते हैं। ये तुम लोगों का ना रोज रोज का ड्रामा हो गया है। अब देवर जी कमाते नहीं है तो मैं क्या करूं? तुम्हारा पति तो तुम्हारी सारी कमाई दारू में उड़ा देता है, रहने दो भूखा उसे। अरे ऐसे मत बोलिए भाभी, आप तो जानती ही हैं कि वो मन के कितने साफ हैं, पर इस बेरोजगारी के कारण उन्हें दारू पीने की लत लग गई है। अरे अपना ये रोना गाना बाद में कर लेना, पहले काम निपटा ले घर का। मेरा और टाइम खराब ना कर। जा गेहूं पीस ले, फिर तुझे कपड़े भी धोने हैं। शांति रसोई घर में जाकर गेहूं पीसने लगती है। पीसते पीसते कुछ गेहूं वहां कपड़ों में गिर जाते हैं, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना ऐसे ही थोड़े गेहूं मैं अपने पल्लू में बांधकर घर ले जाऊं, फिर एक बर्तन में जमा कर लूंगी और उसे पीसकर रोटी बना लूंगी। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा, मगर फिर एक दिन चंदा ने शांति को ऐसा करते हुए देख लिया। अरे पहले तो मुझे लगा तुम लोग बस गरीब हो, पर तुम लोग तो चोर भी हो। चोरनी कहीं की। मुझे तो लगता था तू गेहूं पिसती है, पर तू तो अपने पल्लू में गेहूं छुपा कर ले जाती है। निकल मेरे घर से। मुझे माफ कर दो भाभी, हमारे पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अरे तुम लोग मेरे रिश्तेदार हो, इसीलिए दया कर कर तुझे मैंने अपने घर पे काम पर रख लिया, पर तू और तेरा पति हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाने पर उतारू हो चुके हैं। आपको मुझे जितनी गालियां देनी है दीजिए,
मारना है तो मार भी लीजिए भाभी, पर मुझे काम से मत निकालिए। परिवार की बात है, वरना कोई और ऐसा काम करता ना तो धक्के मार कर कब से घर का बाहर निकाल दिया होता। रोते रोते शांति अपने घर चली जाती है, जहाँ उसका नशेड़ी पति कहता है, अरे कहाँ रह गई थी कामचोर, इतनी देर क्यों कर दी? आज पैसे लाई कि आज भी खाली हाथ वापस आ गई हैं? अपने हाथ दिखा, जरूर पैसे छुपा लिए ताकि मैं दारू ना पी पाऊं। नहीं जी, मैं आपसे क्यों छुपाऊंगी, और अभी आप दारू पीने की बात कर रहे हैं, उसी कारण तो आज हम लोगों की ये हालत हो गई है। किसी काम की नहीं है तू, बिना मार खाए समझेगी नहीं। रख, अभी तेरे होश ठिकाने लगाता हूँ। रामलाल शांति को बहुत मारता है। शांति का मन दुखी हो जाता है और वो गांव के तालाब के पास के एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैं तो रामलाल जी की फिक्र करती हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे इतना मारा। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, रोने की कोई जरूरत नहीं है बेटी, चिंता क्यों करती हो? ये आवाज कहाँ से आ रही है? शांति अपने आसपास देखती है, उसे कोई नहीं दिखता। वो ऊपर देखती है, जहाँ उसे एक छोटी सी परी दिखती है। आप कौन है? आप तो कोई परी लगती हैं। हाँ बेटी, मैं इसी पेड़ पर रहती हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बात सुनी, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अपनी आंखें बंद करो। शांति आंखें बंद करती है और जादुई परी अपनी छड़ी घुमाती है। उसकी छड़ी घुमाते ही पेड़ के सारे पत्ते सुनहरे रंग के हो जाते हैं। परी उनमें से एक पत्ता तोड़ लेती है और फिर से अपनी छड़ी घुमाती है, जिसके कारण सारे पत्ते पहले की तरह साधारण से दिखने लगते हैं। आंखें खोलो बेटा, लो, इस पत्ते को ले जाकर अपने तकिए के नीचे रख देना। ये तो एक साधारण पत्ता है, इससे क्या होगा? ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं इसे रख लेती हूँ। शांति उस पत्ते को लेकर अपने घर जाती है और अपने कमरे में तकिए के नीचे रखकर सो जाती है। सपने में उसे वही पेड़ वाली जादुई परी दिखाई देती है। बोलो शांति, क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहती हूँ हम बहुत अमीर हो जाए और मेरे पति नशा करना छोड़ दें, उन्हें कोई काम भी मिल जाए। कल जब तुम सुबह नींद से जागोगी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई होगी। अगली सुबह शांति नींद से जागती है, अपने आसपास का नजारा देखकर चौंक जाती है। उसके बिस्तर पर चारों तरफ सोने चांदी रखे हुए थे। हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? इतना सारा सोना, वो भी मुझ गरीब के पास। रामलाल जी को बताती हूँ, वो बहुत खुश होंगे। शांति जैसे ही कमरे के बाहर जाती है, वो देखती है कि रामलाल सूट बूट पहने काम के लिए बाहर जा रहा होता है। मुझे शहर में एक नौकरी मिल गई है शांति, मुझे आने में देर हो जाएगी, घर का ध्यान रखना। और इस तरह शांति बहुत अच्छा जीवन बिताने लगती है। उसके पास अब किसी भी चीज की कमी नहीं रह जाती। रातों रात शांति के पास आए इतने पैसों को देखकर उसकी जिठानी उससे पूछती है, अरे क्यों रे शांति, कहीं बड़ा हाथ मारा है क्या? अचानक तुम लोगों के पास इतना पैसा कैसे आ गया? नहीं नहीं भाभी, ये सब तो जादुई परी के दिए हुए पत्ते का कमाल है। शांति जादुई पत्ते के बारे में सारी बात चंदा को बताती है, जिसे सुनकर चंदा के मन में लालच आ जाता है और वो झूठ मूठ रोते हुए उसी पेड़ के नीचे जाती है, जहाँ उसकी रोने की आवाज सुनकर जादुई परी कहती है, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पति मुझे बहुत मारते हैं, अब मैं जीना नहीं चाहती। चिंता मत करो बेटा, अपनी आंखें बंद करो। जादुई परी चंदा को भी उसी पेड़ का एक पत्ता देती है और तकिए के नीचे रखने को कहती है। चंदा उस पत्ते को लाकर अपने तकिए के नीचे रख लेती है और अगली सुबह जब उठती है तो उसके कमरे में चारों तरफ सांप बिच्छू रहते हैं। अरे बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये कैसा पत्ता है जिसे लाने के बाद उस गरीब शांति के पास तो इतना सारा सोना आ गया, और मेरे चारों तरफ ये सांप बिच्छू, अरे कोई बचाओ। चंदा अपनी जान बचाती हुई शांति के पास जाती है। चलिए भाभी, मुझे लगता है आपके घर में सांप बिच्छू को बस जादुई परी ही हटा सकती है।
दोनों मिलकर जादुई परी के पास जाते हैं। ये सब तुम्हारे बुरे इरादों का नतीजा है चंदा। तुम झूठ मूठ बस पैसे के लालच के कारण यहाँ आकर रो रही थी, इसीलिए तुम्हें जादुई पत्ते ने उसकी सजा दी। अरे मुझे माफ कर दीजिए जादुई परी, मेरे मन में लालच आ गया था। अरे शांति, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, फिर भी तुम मेरी मदद के लिए आई। चंदा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए जादुई परी उसके घर से सारे सांप बिच्छू को गायब कर देती है। चंदा और शांति आपस में मिलजुल कर रहने लगती हैं। बेटी से रिश्ता। कहानी मयंक और विभा की है। मयंक एक अच्छी नौकरी करता था, लेकिन विभा की जाति का ना होने के कारण विभा के माता पिता शादी के लिए नहीं मानते हैं। पर जब दोनों अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं तो क्या है विभा, 6 साल हो गए हैं शादी को, लेकिन एक दिन नहीं गया कि तुम माँ पापा को याद कर परेशान नहीं होती। मैं कितनी कोशिश करता हूँ कि तुम सब भूल जाओ। कोई नहीं भूल पाता है मयंक, माँ पापा को कोई कैसे भूल सकता है। तभी सास का फोन आता है। मान लो विभा से बात कर लो, आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। बेटा विभा, मैं आ जाऊं? हम दोनों चलेंगे तेरे माँ पापा के पास। बोलो। ना माँ जी, वो आप लोगों को कुछ बोलेंगे तो मुझे और भी बुरा लगेगा। आखिर आप भी मेरी माँ ही तो हैं। अरे सुन लेंगे ना यार, कोई बात नहीं, बोलेंगे ही ना। चलो माँ, मैं फोन रख रहा हूँ। वो क्या है ना, आज विभा को लेकर डॉक्टर के पास जाना है। बहुत दिनों से इसके सर पर लगातार दर्द हो रहा है। अरे हाँ, ले जा बेटा, सर दर्द को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वैसे भी ना बहू सोचती बहुत है। मयंक माँ का फोन रख देता है और दोनों कार से अस्पताल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग अस्पताल जाते हैं, विभा को स्ट्रेचर में नर्स उसकी माँ को लेकर जा रही दिखती है। मयंक, माँ, मयंक वो मेरी माँ है। इतने सालों बाद देखी भी तो इस हाल में मैं उनके पास जा रही हूँ। अरे रुको, कहीं वो लोग तुम्हें देखकर और परेशान ना हो जाए, या फिर तुम्हें कुछ बोल ना दे विभा, तुम फिर परेशान हो जाओगी। मयंक कैसी बात कर रहे हो, वो माँ है मेरी। विभा पास खड़े अपने चाचा चाची से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वाह, तेरे जैसी बेटी जिसकी हो वो तो मर ही जाए तो अच्छा है। वैसे पार्क में पैर फिसला है तेरी माँ का, रीढ़ की हड्डी टूटी है। रिद्धि को चाची की बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। शायद वो सुन ही नहीं रही थी कि चाची क्या कह रही थी। वो सीधे माँ के कमरे में जाती है। कौन है आप? ये मेरी माँ है, मेरा नाम रिद्धि। रिद्धि नाम है ना आपका? दर्द में भी ये आपका ही नाम ले रही थी। हाँ, ये सुनते ही रिद्धि का कलेजा मुंह में आ जाता है। ये वही माँ है जिसने कड़े शब्दों में ये कह दिया था कि अब तेरा मेरा रिश्ता खत्म। फिर रिद्धि का पति मयंक भी वहां आ जाता है। सामने खड़े होते हैं रिद्धि के पिता। पापा, क्या हुआ माँ को? वो पार्क में गिर पड़ी, रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। रिद्धि पिता की तरफ देखती है, लेकिन पिता मुंह फेर लेते हैं। पता है मयंक, माँ दर्द में मेरा नाम ले रही थी। मेरी माँ मुझे याद कर रही थी मयंक। मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगी, देख लेना। हाँ रिद्धि, आज आपको चलने की कोशिश करनी थी, लेकिन हमारे फिजियो के डॉक्टर नहीं आए जो आपको पकड़ कर चलाते, तो फिर आज। डॉक्टर साहब, मैं हूं ना, मैं माँ को चलने में मदद करूंगी। रिद्धि माँ को चलाती फिराती, उनके खाने पीने का ख्याल